सभी गुरुवरों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं या चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं या चर्चा कंटिन्यू करने वाले हैं एससीईआरटी एनसीईआरटी साइंस की सीरीज क्लास 5 है ये। इससे पहले 4 क्लास और हो चुकी हैं और जो हम सीरीज ये पढ़ा रहे हैं ये है पार्ट 1 क्लास 6 to 8 साइंस। ये जो सीरीज है किसके लिए यूजफुल होने वाली है? जो उत्तर प्रदेश पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं, साइंस ग्रुप की, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में होने वाले प्राइमरी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर एडिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यूजफुल होने वाली है। सीटेट पेपर 2 साइंस ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यूजफुल होने वाली है। डिटर प्लस भी टीजीटी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या जनरल साइंस फॉर एनी वैकेंसी, फॉर एनी गवर्नमेंट वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल होने वाली है। ये हमने सिलेबस उठाया था। इस सिलेबस के हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 4th वीडियो है, ठीक है, 5th वीडियो है। और जिसने अब तक ये नहीं देखी है वो आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियोस देख सकता है। मैं पूरी प्लेलिस्ट ही लगा दूंगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उससे पहले सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम शगुन कौशिक है, लिखना पसंद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड, फिजिक्स ऑनर्स, टीचर ट्रेनिंग फ्रॉम डाइट कांट, बीटीसी 2015 बैच, बोथ यूपीटेट क्वालिफाइड 128 मार्क्स, बोथ सीटेट क्वालिफाइड 133 मार्क्स, डिटेल प्लस वीडियो पीआरटी 15/19 क्वालिफाइड, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2019 क्वालिफाइड, जिसे 69,000 शिक्षक भर्ती भी कहते हैं, ठीक है। आज की जो यूनिट है उसमें हम कवर करने वाले हैं सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण। यह क्षय है। क्या है? क्षय। थैंक्स टू यूट्यूब आई अंडरस्टूड दिस, क्योंकि फिर मैंने ये पढ़ाया। तो ये इस तरीके से उच्चारण होता है और ये है, ये क्या प्लस है, क्षय। तो क्षत्रिय होता है। क्या होता है? क्षत्रिय। लोग क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रिय नहीं होता है, क्षत्रिय होता है। तो सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण इसे हम पढ़ने वाले हैं। केवल क्लास 8 में दे रखा है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दे रखा है। इस बार थोड़ी डिफरेंट अप्रोच ली है हमने। पहले हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, फिर हम एससीईआरटी से पढ़ेंगे। तो पार्ट चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, ठीक है। सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं? पहली बात तो कुछ जीव ऐसे भी हैं, कैसे हैं? ऐसे हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं दे सकते, इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। ये मत देखो मैंने इसे छोड़ दिया बेटा, आई हैव रीड दिस। मुझे पता है कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। बस मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई हैं। क्यों नहीं बनाई है स्लाइड्स? बहुत समय लगता है, पढ़ने से मतलब रखो, ठीक है। तो ये होता है, सूक्ष्म जीव को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। क्या मतलब? जैसा आप तालाब का पानी लाकर सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो आपको 4 ही चीजें दिखेंगी जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। पहला जीवाणु, ठीक है, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। ये 4 चीजें दिखेंगी, ठीक है। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं या वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? पहली बात तो ये क्योंकि जीवित नहीं होते हैं। जीवित तब होते हैं जब इन्हें परपोषी मिल जाता है। वे केवल अपने परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र में दिखाए गए हैं। वैसे ये न जीवित होते हैं न मृत होते हैं, ये दोनों के बीच की कड़ी होते हैं विषाणु के वायरस, इसलिए सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में नहीं आते हैं। हालांकि इसके साथ साथ हम सूक्ष्म जीवों में पढ़ते समय इन सूक्ष्मों का भी, विषाणु का भी अध्ययन करेंगे। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। जब वायरस से कोई रोग होता है तो हमें खांसी हो जाती है, जनरली जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी जो होती है ना विषाणु द्वारा होती हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी विषाणु या वायरस द्वारा होते हैं, ठीक है। पोलियो भी और खसरा भी तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं जुकाम, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, खांसी, पोलियो और खसरा, ठीक है। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग, टीबी और टाइफाइड जो है वो जीवाणु द्वारा होने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। मलेरिया होता है जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, विषाणु द्वारा या विटामिन की कमी से। तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ठीक है। एक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। स्पाइरल जीवाणु इस तरीके के दिखते हैं, क्षणनुमा जीवाणु इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ इस तरीके के दिखते हैं, जैसे पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, अमीबा इस तरीके का दिखता है, ये भी प्रोटोजोआ है। शैवाल स्पाइरोगाइरा इस तरीके का दिखता है, क्लेमाइडोमोनास इस तरीके का दिखता है, ठीक है। कवक इस तरीके के दिखते हैं, एस्परजिलस, ये पेनिसिलिनम है, ये राइजोपस है या ब्रेड मोल्ड कह देते हैं जिसे, ब्रेड पे जो भी आता है, ठीक है। और ये विषाणु है वायरस। देखा कितना
शानदार चित्र है वायरस का। और एक वायरस का चित्र आपने बहुत देखा होगा, कोरोना वायरस, इससे भी खांसी होती है, ये ज़्यादा सीवियर होता है। सार्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सांस लेने में गहरी दिक्कत पैदा करता है। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं सूक्ष्मजीव, बताओ। आपने देखे हैं सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं जैसे कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीले शीत से उष्ण स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह जाता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवी का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता था, अल्कोहल बनाने में किया जाता है सूक्ष्मजीवी का उपयोग। दही बनाने के लिए भी इनका उपयोग होता है, ब्रेड केक बनाने के लिए भी इन सूक्ष्मजीवों का ही उपयोग होता है। ठीक है, चलो दही कैसे बनता है। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं और उसे फिर हम खा लेते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य सामग्री के उत्पादन में सहायक है। रवा या सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। ठीक है, चलो जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। ठीक है, यीस्ट से बनता है ना इडली डोसा, चावल के आटे में यीस्ट लगा के। तो जीवाणु एवं यीस्ट जो है चावल के आटे के किण्वन में सहायक है। ठीक है, चलो ये भी आपको पता ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यीस्ट अच्छा गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो फूल जाती है। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो ये फूल के जाती है जब हम यीस्ट मिलाते हैं। तो क्या होता है कि जैसी तीव्रता से जनन करेंगे, मतलब खूब सारे हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, श्वसन के दौरान CO2 निकालते हैं, तो जिससे वो बुलबुले से बन जाते हैं या स्पंजी सा बन जाता है। ठीक है, सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। शराब कैसे बनती है, गेहूं, चावल और फलों के रस से। ठीक है, गेहूं के रस से जो बनती है उस पर गेहूं के चित्र बने होते हैं, फलों के रस से लगे देखे होंगे तुमने गेहूं के चित्र भी। खैर, शराब के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। देखो, अल्कोहल बनाने की विधि बता रहे हैं हम, तुम्हें करनी नहीं है, क्रियाकलाप है, चलो करके देख लिए, पीना नहीं है। ठीक है, 500 ml का बीकर लेकर उसे 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधे चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। पानी 3/4 भरो आधे लीटर के कप में, 2-3 चम्मच चीनी डालो, आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालो, 4-5 घंटे के लिए रख दो उष्ण स्थान पर। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी, और दारू तो बहुत पहले से बन रही है, आदिकाल में। इवन मैं आपको बताऊं, जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, ये मोहनजोदाड़ो वाली जो थी, इसमें भी ऐसे बर्तन पाए गए हैं जिसमें अल्कोहल बनता था। ठीक है, तो खैर किण्वन की खोज उन्होंने नहीं करी। सूक्ष्मजीवों के औषधिक उपयोग तो बहुत होते ही हैं। ठीक है, डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है या प्रतिजैविक की दवाई अथवा कैप्सूल देता है। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीवी है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, एंटीबायोटिक किसमें दी जाती है, एंटीबायोटिक उनमें दी जाती है। अब देखो, तुम्हें यहाँ एक बहुत टॉपिक मजे का मिलेगा। देखो, एंटीबायोटिक उनमें दी जाती है जो सूक्ष्मजीवों से रोग होते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्मजीवों की या तो वृद्धि को रोक देगा या नष्ट कर देगा। ठीक है, पॉइंट है। अब वायरस के केस में क्या है, वायरस तो सूक्ष्मजीव है नहीं, है ना। अभी मैंने पढ़ाया था कि वायरस इज नॉट अ सूक्ष्मजीव। तो क्या होता है, फिर वायरस में काम नहीं करती। तो एंटीबायोटिक अगर दोगे भी ना किसी कोरोना वगैरह, डजंट मैटर। खैर, आगे बढ़ते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों में चिकित्सा में
उपयोग में लाते हैं। ठीक है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने संवर्धन दस्ते पर हरे रंग की फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार की फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पेनिसिलिन काय से बनी थी? फफूंद से बनी थी। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। ठीक है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। ओए होए, उन्हें मिला के दे दो। जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचारण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ठीक है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए अथवा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो इनकी बात। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। क्या समझे? वैक्सीन किसे कहते हैं? टीका लगवा लिया तुमने? नहीं देखो, 18 साल से ऊपर वालों के लगवा लो चुपचाप। कुछ लोगों को लगवाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, मतलब लगवाने की आवश्यकता है उन्हें, पर 6 महीने तक तो चिंता मत करो। 6 महीने तक तो योर बॉडी विल हैंडल इट। अभी लड़ी थी तो उसे पता है कैसे लड़ना। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर का यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार लड़ा जाए। समझ गए? तो होता क्या है, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में घुसता है तो उससे भी लड़के उसका काम निपटा देती हैं। तो किस किस की वैक्सीन बनी हुई है? हमने पहले पढ़ा था, हैजा, क्षय या टीबी, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। इसमें कोरोना भी लिख दो। अलेक्जेंडर जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है। अच्छा, पोलियो ड्रॉप याद होगा, है ना? पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक टीका है, वैक्सीन है। आपने जरूर बचपन में जरूर लिया होगा। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। चेचक अब निकल चुका है। ऐसे ही वो भी चाहता है कि पोलियो भी खत्म ही हो चुका है। अब देखो कोरोना नया आया, वो भी शायद चला ही जाए। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। और हम सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। सूक्ष्मजीवों को क्या क्या काम है? देखो, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि भी करते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल। चित्र 2.7। तो पहले चित्र दिखाओ, ये वाले जो हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक हरे नीले शैवाल में पाया जाता है। चलो, कुछ जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन ली, उसे घुस दिया मिट्टी में। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उससे उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। चलो, पर्यावरण का शुद्धिकरण जैसे क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हरे नीले शैवाल में पाया जाता है। ये क्या? वातावरण में उपस्थित जो भी नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कर देते हैं। एक भी होता है राइजोबियम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मटर के पेड़ पर जो पाया जाता है। चलो, नीचे आएगा जरूर, उसका पढ़ लेंगे। पर्यावरण के शुद्धिकरण, पर्यावरण के शुद्धिकरण भी करते हैं कुछ। ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे कि सड़ाई गड़ाई कर देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं हम केवल। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। रोगाणु किसे कहते हैं? देखो, रोगाणु, जीवाणु और विषाणु, 3 चीजें हैं। अणु है जिसमें रोगाणु जो रोग उत्पन्न करें ऐसे सूक्ष्मजीव, ठीक है, कुछ तो फायदा देते हैं, जैसे यीस्ट, तो वो रोगाणु। ठीक है। और विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ठीक है, या जिस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती। हाँ, तो रोगाणु समझ गए? ठीक है। रोगाणु फैलते कैसे हैं आपको पता ही है, सर्दी जुकाम से। और इस चीज़ से सर्दी जुकाम होती है तो आप उससे दूर बच जाते हैं। तो भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, उसके बाद आप उन्हें छूते हैं तो आप पे फैल सकते हैं। ठीक है। अब रोग कारक सूक्ष्मजीवी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सूक्ष्म द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति से वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। संचरणीय रोग कौन से होते हैं? जो संचरण कर सकें, जो फैल सकें। इस प्रकार रोग के कुछ उदाहरण है हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकनपॉक्स और क्षय रोग। चाहे टीबी हो, हैजा हो, सामान्य सर्दी जुकाम हो, कोरोना वायरस हो, ये सब आपस में संपर्क करने से फैलते हैं।
ये वायु से फैल सकते हैं, जल से फैल सकते हैं, भोजन से फैल सकते हैं और कायिक संपर्क से भी फैल सकते हैं। ठीक है, चलो। मादा एन्फ्लीज मच्छर एक अन्य उदाहरण है जो रोग वाहक का काम करता है। मतलब कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो सूक्ष्मजीवों को रोग वाहक का काम करते हैं। मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छी डेंगू के वायरस का वाहक है। ठीक है, हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? मच्छरों को रोक के कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब रोगाणु वाहक ही नहीं होंगे तो फिर कैसे होएगा काम? तो इसलिए मच्छर से बचना चाहिए। ये खुद तो कुछ नहीं करते हैं पर ये लेकर चलते हैं अपने साथ जीवाणु, तो वो ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं। मादा एन्फ्लीज मच्छर इस प्रकार की दिखती है, कभी तुम्हें दिखा है तो मार दियो। देखो बेटा, ऐसा होता है, आत्मरक्षा में की गई हत्या हत्या नहीं होती। कभी कह रहे हो सर जी हमें क्या चाहते हो, हमें पाप लगे? मनुष्य में सूक्ष्म द्वारा होने वाले सामान्य रोग तो आपको पता ही है सूक्ष्म जीव द्वारा कौन कौन से होते हैं। बस द पॉइंट इज कि आपको ये याद रखना है जीवाणु से, विषाणु से, या जीवाणु से, वायरस से है, या प्रोटोजोआ से है, या कवक से है। 6 रोग जीवाणु से होता है। खसरा मीसल्स वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, वायु सीधे जब संपर्क। ठीक है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य रोग से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। हैजा जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस, मलेरिया प्रोटोजोआ। ठीक है, तो देखो, तो मलेरिया का याद रखना, प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके अलावा हेपेटाइटिस ए का याद रखना है। उसके बाद सर्दी जुकाम वगैरह तुम्हें पता ही है, ये सब वायरस ही होते हैं। और उसके अलावा जो बचा अधिकतर जीवाणु से है। हैजा जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, पोलियो वायरस है ही, तुम्हें चिकन पॉक्स वायरस है ही, खसरा वायरस है ही, 6 रोग जीवाणु। देखो, जिसका टीका लगता है ना वो अधिकतर वायरस होता है। खसरे का टीका लगता है, चिकन पॉक्स का लगता है, पोलियो का लगता है। ठीक है, चलो सही है। तो बस ये याद रखना है कैसे बच सकते हैं, तो क्या आम बातें हैं ये और याद रख लो कि संचारण तरीका क्या है। हेपेटाइटिस ए जल से फैलता है, दूषित जल से। टाइफाइड भी दूषित जल से, हैजा भी जल से, और पोलियो भी जल से हो सकता है, वायु से भी हो सकता है। वायु से तो हो ही सकते हैं, मच्छर से होता है मलेरिया। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ठीक है, तो एंथ्रेक्स रोग जो था वो मनुष्य एवं पौधों में हो जाता, जंतुओं में हो जाता था। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स एक रोग है, बस इतना याद रख लो। और गाय में खुर में या मुंह का रोग, खुर एवं मुंह का रोग जो कहते हैं, वो भी वायरस द्वारा होता है, गाय में जो होता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये वाली टेबल भी देख लो। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा होता है, वायु से होता है। गेहूं की रस्ट कवक द्वारा होता है, वायु एवं बीज से होता है। भिंडी की पीत वायरस द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है। ठीक है, तो ये कुछ रोग हैं जो जिस कारण होते हैं बता दिए हमने तुम्हें। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अतः आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। इसलिए भैया थोड़ा बचा के साफ सफाई रखे करो। साफ सफाई से तो बहुत ही चीज़ें बच सकती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था आपका। अब ये सूक्ष्म जीवों से कैसे बचा जा सकता है? रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप में किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य परिरक्षक हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। बातों में तो लग जाएगा, जो चीज़ याद रखने की याद रखने से काम चलेगा ना, ये कहानी सुनने से काम नहीं चलेगा। सोडियम बेंजोएट हुआ, सोडियम मेटाबाइसल्फेट हुआ, ये सामान्य परिरक्षक हैं। जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का प्रयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। संदूषित होने से मतलब सूक्ष्म जीव ना इसमें पनपते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस व मछली के परीक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। नमक से मांस एवं मछली बचती है। जीवाणु को वृद्धि रोकने के लिए मांस अथवा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। ठीक है, चलो। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जिले और स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, आई बात समझ में? चीनी से, नमक से और तेल से, इन चीज़ों से बचता है, परिरक्षण होता है।
तेल एवं सिरके द्वारा प्ररक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग आचार को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं। सब्जियां, फल, मछली और मांस का प्ररक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। 70 डिग्री से ऊपर जैसी टेम्परेचर हुआ। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। छेने आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पौष्टिकृत है। अब पौष्टिकरण क्या होता है? 70 डिग्री गर्म करो, सिंपल सी बात है। पौष्टिकरण खोज किसने की थी? लुई पास्कल ने की थी। चलो पढ़ ही लो पूरा। पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रकार की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पौष्टिकरण कहते हैं। जैसे मैं कोई खोज कर दूं तो वो हो जाएगा कोशीकरण। बैड जोक। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे एवं सब्जियों भी वायुरोधी सील किए हुए पैकेटों में बचती है, इससे भी सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण अभी मैंने पढ़ाया ही था। कौन सा था? कवक एवं शैवाल में राइजोबियम तो उसका था, भूल गया। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल में नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि फलों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। ठीक है, इसलिए इनमें नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है। कैसे नियंत्रण करोगे? पढ़ कुछ बोल दिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कक्षा 5 और 6 और 7 में आपने राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा था, जो लेग्यूम पौधे यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अरे वाह, जो बिजली गिरती है ना बेटा, उससे भी वायुमंडल की नाइट्रोजन आ जाती है, पर उसमें आदमी पे गिर गई तो जय हो जाती है। लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं, ये जो तुम्हें छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं ना, डू यू नीड दैट आई जूम इन? तो ये लो, देखो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर होता है राइजोबियम, और इससे क्या होता है, वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है वो इकट्ठा हो जाती है। खैर, हमारे इसमें भूमि में, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। अब बताओ यहाँ पे वायु कैसा आई? बेटा इसमें ना मिट्टी में भी वायु होती है, बोलते हैं ना उसे, मतलब उसकी जोतते हैं उसे, तो उसमें हवा आ जाती है। हवा जरूरी भी होती है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की जरूरी भैया, क्योंकि प्रोटीन में भी उपस्थित होता है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होगी नाइट्रोजन इस तरीके से। तो पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन से करके नाइट्रोजन युग्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका ये बात बता रहे हैं कि यूरिया क्यों देना पड़ता है जब नाइट्रोजन ऑलरेडी 78% है। बेटा इसलिए यूरिया देना पड़ता है, क्योंकि यूरिया डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते ना पेड़ पौधे, उन्हें किसी और फॉर्म में चाहिए होता है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे उसका उपयोग मिट्टी में से जड़तन द्वारा करते हैं, एवं इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। संश्लेषण मतलब सिंथेसिस। सिंथेसिस किसे कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं बहुत सारी चीजें लेकर एक चीज बना देना नई, उसे सिंथेसिस कहते हैं। पौधों पर जैसे पेड़ पौधे सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या करते हैं, वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला के ग्लूकोज बना देते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं, शाकाहारी जो होते हैं। ठीक है, चलो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ आप देख लो कैसे नाइट्रोजन का चक्र चलता है। चक्र का मतलब है कि होना कुछ नहीं है, होना वापिस ही है, पर विभिन्न चीज़ों द्वारा वापिस होना है। कहाँ से स्टार्ट करें? चलो वायुमंडल नाइट्रोजन है, ठीक है, वो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, मिट्टी में आ गया, मतलब बिजली गिर गई। वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करना, फिर मिट्टी में आ गया। ठीक है, और ये मिट्टी में जो था, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं कुछ जीवाणु। कुछ उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा अपशिष्ट नाइट्रोजन पदार्थ फिर द्वारा मिट्टी मिल जाते हैं। पौधे अवशोषित करते हैं इस नाइट्रोजन को, और जंतु फिर पौधे को खा लेते हैं, और पौधे खा के जब मरते हैं तो फिर ये कुछ करते हैं मल त्याग वगैरह, तो वो दोबारा से उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये बात थी। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ कुछ सवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ पढ़ लेते हैं हम बस। कुछ नकदी औषधियों अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। अल्कोहल बनाने की विधि याद है ना? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, करना मत। आधे लीटर का पानी लो,
ठीक है, उसे 3/4 भरो। ठीक है, आधे चम्मच ईस्ट, बस आधे चम्मच ईस्ट, ठीक है, उसमें डाल दो। 3-4 चम्मच चीनी घोल दो। उसके बाद उसे धूप में रख दो। अल्कोहल जैसी गंध आती है, ठीक है, खैर करना नहीं है इसे। प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्मजीव लैग्यून पौधे, लैग्यून मतलब जैसे मटर हुआ, सेम हुआ, लैग्यून पौधों की जड़ें तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडल नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और हरे नीले शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन को प्रभावित कर देते हैं। देखो तुमने हरी घास के बारे में सुना होगा, हरी खाद के बारे में, उसमें भी क्या होता है, एक पौधा होता है जिसे बो देते हैं, उसके बाद उसे काट के वहीं चढ़ा देते हैं, उससे भी जो ज़रूरत होती है मिट्टी में जिन चीज़ों की बढ़ने की, वो भी बढ़ जाती हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में प्रवेशित करते हैं, इसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। ठीक है, तो कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी के नाइट्रोजन को प्रवेशित कर देते हैं। चलो भैया आज टेस्ट ही कर लेते हैं। यीस्ट का उपयोग निम्नलिखित में किसके उत्पादन द्वारा होता है, किसके उत्पादन में होता है, अल्कोहल के उत्पादन में होता है। कौन सा प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है एंटीबायोटिक। मलेरिया परजीवी का वाहक है, भाई साहब मादा एनोफ्लीज। संचरण रोग का सबसे प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख कारण घरेलू मक्खी, मक्खी से बहुत रोग होते हैं, ऐजा। ब्रेड और इडली फूल किए जाते हैं यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, उसके बाद वो CO2 निकालते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का क्या नाम है, किण्वन। ये तो हमसे पूछ लो अच्छे से, करें ना करें पता होना चाहिए, भगवान ना करे लॉकडाउन दोबारा लगे, बंद हो सब सामान, खास तब पढ़े होते लोग। इसलिए तो पढ़ना जरूरी है बेटा, कभी कभी तुम्हारे फ्यूचर में लॉकडाउन लगा, अल्कोहल मिलना बंद हुआ। भैया देखो ये सीरियस बात है, वो मजाक नहीं करना मत इस काम को, क्योंकि कई बार जहरीली भी हो जाती है, तो उससे मेरे मौत बहुत हो चुकी, तो फिर मतलब मैं लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म जीव है, इसलिए वे कठिन परिस्थितियों में रह सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों में उबलते और ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए जाते हैं। कास्टिक सोडा की झील, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरों में पाए गए हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। इस प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 200 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसे परमाणु जीवित ना रह सके, जीवाणु जीवित ना रह सके। तुम्हारी बॉडी तो एक्टिवेटेड नहीं है इस चीज़ के लिए, और तो है। खैर क्लास 8 के SCRT पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास 8 की SCRT। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट कराया है ब्रेड के ऊपर, तो कोई बात नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण, ओहो इन्होंने 5 प्रकार के कर दिए, कवक शैवाल उन्होंने 1 में कर दिए थे, अलग कर दिए। ठीक है चलो हम 5 मानेंगे फिर। जीवाणु, विषाणु, ओहो वायरस डाल दिया इन्होंने इसमें, अच्छा। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। जीवाणु के बारे में आपने पढ़ ही लिया, पर इसमें थोड़ा साइंटिफिक दृष्टि से पढ़िए, ये पढ़ना और उसका पढ़ना दोनों अलग हैं। ठीक है, साइंटिफिक दृष्टि से पढ़ते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु एक केस के जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमयुक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। जीवाणु को कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक है, चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणु की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका के द्वारा जीवाणु गतित करते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब ये कहना इस तरीके का होता होगा जीवाणु, धागे जैसी संरचना पाई जाएगी जिससे गति करेंगे, जिसे क्या कहेंगे, कशाभिका, कशाभिका। ठीक है, केंद्र को उपस्थित नहीं होगा, मतलब बीच में कोई पॉइंट नहीं होगा, बस ऐसा चारों तरफ होगा। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोवायरस को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मनेरा समूह में रखा जाता है। ठीक है, किसे, साइनोबैक्टीरिया को, नीलहरी शैवाल को। इसका रंग नीला हरा होता है तथा यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्वयंपोषी होते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं, अभी मैंने फोटो भी दिखाया था, और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया या साइनोवायरस, ठीक है, या नीले हरित शैवाल, ये एक्चुअली में क्या है, ये सूक्ष्म जीव हैं। इन्हें जीवाणु के साथ मोनेरा समूह में रखा गया है। ये तो खैर आगे याद करने की चीज़ है, अभी याद करने की चीज़ नहीं है। मेन चीज़ जो याद करने की वो ये है कि ये शैवाल नहीं है,
कहते भले नीलहरित शैवाल है पर ये जीवाणु है एक्चुअल में, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें बेटा दोनों जरूरी हैं, SCRT भी NCERT भी। चलो विषाणुओं की बात करते हैं। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन के बने होते हैं, अम्ल या प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणु द्वारा पौधे, जंतु और मनुष्य में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि, ठीक है। मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, पर डेंगू वायरस से होता है। डेंगू, चिकनगुनिया, चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस आदि इन्हें भी जाने। विषाणु की खोज दामित्री एवोनोवस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में की। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। चलो लाइन तो मिली गई एक। किसने खोज की थी विषाणु की? हु डिस्कवर्ड द वायरस? दामित्री एवोनोवस्की, दामित्री एवोनोवस्की ने की थी। रूसी वैज्ञानिक थे, 1892 में की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? कवक। कवक को फफूंद भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें अक्सर हम अपनी घर में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखें। चमड़े पर तो सफेद सफेद हो जाते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाले छातेनुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी, कुकुरमुत्ता, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? भूल गया, मतलब शब्द याद नहीं आ रहा। खाते भी है ना हम इसे। चलो, कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, एक तो पाया जाएगा पर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं ये। चलो प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्मजीवों का भी एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है। ये जल, मिट्टी और जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं। इसके प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सीलिया आदि। अमीबा सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ। इस बार कई बार इस संघ के कई जंतु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस, प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होता है, प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कौन सा किसके द्वारा होता है, ठीक है। ये आपको EVS में भी पूछा जा सकता है, एनवायरमेंटल साइंस में। कवक हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मशरूम, भोजन के रूप में मशरूम कहते हैं, हाँ। और पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। पक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है, तो हानिकारक हो गया। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है। कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो सकता है। I see, ठीक है। तो ये कवक जो भी फफूंद लग जाती है, मतलब जहाँ भी दाद होता है। चलो इन्हें भी जाने। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु बचाव रोग होते संवर्धन प्रयोग कर रहे थे। हरे रंग की फफूंद, अरे वाह, बिल्कुल सेम वही काम हुआ पेनिसिलियम की जो खोज हुई थी, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ा चुका हूँ अभी। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं, ठीक है। कवक को कहते हैं फफूंद, शैवाल को कहते हैं काई। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ सवाल जैसे क्लोरेला, क्लेज्मोडाइनोमोस एवं डायटम्स एक कोशिक होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिक होते हैं। इनका शरीर सुकाय थैलस कहलाता है, अर्थात इसमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। जीवाणु की तुलना में इसमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। जीवाणु में तो देखो केंद्रक पाया नहीं जाता, ठीक है। प्रोटोजोआ में एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और ये जो था कवक में क्या होता है, एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता। शैवाल में एक केंद्रक होगा निश्चित। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक दवाई बनाई जाती है, एंटीबायोटिक। सीफेल्यूरोस वायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की पत्तियों पर रोग उत्पन्न करता है। सीफेल्यूरोस वायरिसेंस, ठीक है। नदियों और समुद्रों में पाए जाने वाला डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट और वार्निश एवं पेंट बनाने में किया जाता है। डायटम्स नामक शैवाल का उपयोग, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, मैं ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। आप इसे याद लिख लेना, ठीक है, और याद कर लेना। देखो क्लोरेला, क्लेज्मोडोमोनास एवं डायटम्स एक कोशिकीय होते हैं। अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। शरीर सुकाय या थैलस कहलाता है, क्योंकि इसमें जड़, तना में पत्ता का अभाव होता है, ठीक है। पर होता ये पादप ही है। ये भोजन तथा चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है।
क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। सिफेल्यूरास वायरिसेंस नामक हरा सहवाग चाय की पत्तियों पर, चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। टाइटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधीद एवं वार्निश एवं पेंट बनाने में होता है। उपयोगी सूक्ष्मजीव एवं उनका उपयोग। सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, ठीक है, जैसे दही, लैक्टोबैसिलस, सिरका एवं शराब बनाने में उपयोग होता है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर में यीस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्मजीवों का हमारे जीवन में निम्नलिखित उपयोग है, जैसे एंटीबायोटिक दवाई बनाते हैं। एंटीबायोटिक दवाई किस में काम आती है? टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में काम आती हैं। प्रतिजैविक दवाई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फफूंद से बनती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से और क्लोरेलिन शैवाल से बनाई जाती है। तो तुम्हें तो पता ही था पेनिसिलिन फफूंद से, वो फफूंद उसने जब खोज करी थी तभी फफूंद से बनाई थी उसने, जीवाणु की वृद्धि रुक गई थी, तो पेनिसिलिन तो फफूंद से बनेगी। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनेगी, अभी क्वेश्चन भी लगाया था हमने। और क्लोरेलिन शैवाल से बनेगी, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, राइजोबियम के बारे में पढ़ा दिया है, ठीक है। ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट एवं नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे भीमों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ठीक है। एक कुछ अन्य जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते रहते हैं। एजोटोबैक्टर के लिए किसी प्रकार की परजीवी की जरूरत नहीं होती या सहजीवी की जरूरत नहीं होती, जैसे उसमें मट और सेम चाहिए होता है, इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ये सीधे स्वतंत्र रूप से रहते हैं। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया, वो जो हरा नीला शैवाल है, जैसे नोस्टोक, एनाबीना, साइटोमीनिया, ओसिलेटोरिया का उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में होता है। इसका उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो ये बढ़िया तरीका है, मैं तो कह रहा हूँ एजोटोबैक्टर लाओ और फैला दो खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मटर के पौधे मैंने दिखाई थे, जीवाणु ग्रंथियाँ, मुख्य ग्रंथियाँ, शाखायुक्त जड़ें, ये दिखाई देते हैं मैंने गोल गोल, ठीक है। सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कुछ सूक्ष्मजीव पौधे में जंतर मृत शरीर पर पलते हैं, ये वहाँ वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो कार्बनिक को अकार्बनिक बना देते हैं, जिससे सड़कर शरीर नष्ट हो जाता है। तो मतलब कहने मतलब ये है, जितने भी हम बॉडीज दफन करते हैं वो सब सूक्ष्मजीव ही अपघटित करते हैं, और इस प्रकार सूक्ष्मजीव मृदा में उपयोगी पोषक तत्व संचित करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए यदि मृत पौधे एवं जंतुओं के शरीर को अपघटित करने वाले सूक्ष्मजीव न होते तो क्या होता। ऐसे अवस्था में सभी मृत पौधे एवं जंतुओं का शरीर वातावरण में पाया जाता और उसका अपघटन नहीं होता, न ही खनिज पदार्थों का पुनर्चक्रण होता। जो एक बार पैदा हो गया वो ऐसे ही पड़ा रहता। भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। देखो यीस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में होता है। एगेरिकस तथा मार्केला नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा होती है, इसका भी उपयोग भोजन के रूप में होता है। तो ये प्रोटीन के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं सूक्ष्मजीव, जो है प्रोटीन अच्छा होता है इनमें, ठीक है। उद्योग धंधों में यीस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में, जीवाणु का उपयोग दुग्ध उपयोग में, दुग्ध उद्योग में, सिरका बनाने में, तंबाकू उद्योग में, चाय उद्योग में, चमड़े के उद्योग में किया जाता है, ठीक है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कुछ सूक्ष्मजीव का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में भी हो रहा है, जैसे इसेरिया कोलाई और यीस्ट। आनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स चेंज करते हैं ये, इसमें भी उपयोग हो रहा है। अच्छा, ये तो गलत बात है वैसे, पर चलो जो है ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रभाव। क्या क्या हानिकारक होता है? जीवाणु द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड रोग होते हैं। दाद जो होता है मैंने अभी बताया कवक द्वारा होता है। ट्राइकोफोइटोन और माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है, ठीक है। जंतुओं में अनेक रोग जैसे भेड़ का एंथ्रेक्स रोग, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये कई बार भेड़ से उसमें आदमी भी लग जाता है, हम पढ़ रहे थे। हाँ, नाउ थिंग्स आर गेटिंग कनेक्टेड। पौधों में अनेक रोग जैसे नींबू का केकर रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा होता है, और आलू की पछेता अंगमारी नामक रोग फाइटोप्लोथेरा एन्फेक्स्ट्रैक्स नामक कवक द्वारा होता है। गेहूं का काला किट पक्सीनिया नामक कवक द्वारा होता है। भाई साहब ये नाम कैसे कैसे दे रखे हैं, इनकी तो लिस्ट बनाए कर रटवाने पड़ेंगे। चलो देखते हैं, एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाते हैं, इसमें नाम ही रटवाता हूँ फिर। पौधे में अनेक रोग जैसे नीवी का कैकर रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा होता है। आलू की पछेता अंगमारी नामक रोग फाइटोप्लोथेरा इन्फेस्टेंस नामक कवक द्वारा होता है। गेहूं का काला किट्टी पक्सीनिया नामक कवक द्वारा होता है। कुछ सीप खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, जैसे राइजोपस म्यूकर आदि कवक रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार क्लास्ट्रीमीडियम
बोटुलिनियम नामक जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। कुछ जीव जैसे थायोबैसिलस डिनास्ट्रीफिकेंस नाइट्रेट को नाइट्रोजन और अमोनिया बदल देते हैं, जिससे भ्रूणा की प्रकृति में कमी हो जाती है। लो जी, राइजोबियम में इतनी मेहनत कर रहा है, थायोबैसिलस डिनास्ट्रीफिकेंस नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल दे रहा है, अमोनिया में। इस प्रकार कुछ सूक्ष्मजीव इमारती लकड़ी पर उगाते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, जैसे पालीपोरस कवक लकड़ी के फटे हुए भाग पर उगकर उसे सड़ा देता है। भाई देखो, वो भी तो जी रहे हैं ना, यू कैन से कि वो खराब कर रहे हैं मामला, तुम्हारे लिए वो खराब कर रहे हैं, अपने लिए तो ठीक ही है। अब बचाओगे कैसे? देखो, फैब्रिक या चमड़े का सामान हुआ तो क्या करोगे? इनका उपयोग ना हो तो इन्हें उचित संग्रह करो, उचित संग्रह आवश्यक है। चमड़े को टैनिंग करके, मतलब धूप से सुखा के, ठीक है। अच्छा, टिम्बर को कैसे बचाओगे? यानी लकड़ी को पेंट करना आवश्यक है, इसलिए लकड़ी पर पेंट होता है। फर्नीचर आदि लकड़ी से बनी वस्तुओं से दीमक से बचाने के लिए इनके खाली भाग को पुटीन द्वारा भर देना चाहिए। दीमक से बचाना है तो खाली भाग तो पुटीन द्वारा भर दो। और कीटनाशक दवाई जैसे गैमेक्सिन आदि का छिड़काव कर कीट संक्रमण से बचाया जा सकता है, ठीक है। भोजन को तो रेफ्रिजरेटर में रख लो, ठीक है। स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ को सूक्ष्मजीव से मुक्त किया जाता है। इसमें खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते। फ्रिज एक उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्पन्न कर सूक्ष्मजीवों की उपापचयी क्रिया में वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए फ्रिज का उपयोग फल सब्जी और खाद्य पदार्थ आदि को सुरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। एक और विधि है स्टरलाइजेशन, इसमें भी सूक्ष्मजीव मुक्त होते हैं, ठीक है। एक और विधि है पाश्चरीकरण। लुई पाश्चर ने 1866 में दूध को किण्वन से रोकने के लिए की थी, ठीक है। इस विधि में दूध का स्टरलाइजेशन करते हैं या विसंक्रमण करते हैं, जो टेम्परेचर होल्डिंग विधि से दूध को, मैंने बताया था, लगभग 70 डिग्री टेम्परेचर पर या 72.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 145 फ़ारेनहाइट पर लगभग 30 मिनट तक गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म विधि से दूध को 71 डिग्री पर 15 सेकेंड गर्म करते हैं। इस विधि से सभी हानिकारक या रोगकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। भोज्य पदार्थों को कैसे बचाएंगे सूक्ष्मजीवों से? डिब्बों में भरने से पहले खाद्य सामग्री को भाप द्वारा 15 पौंड दाब और 120 से 126 डिग्री तापमान पर लगभग 12 से 19 मिनट तक गर्म करते हैं, जिससे जीवाणु और अनेक जंतु पूर्णतया मृत हो जाते हैं। फिर मरे हुए को खा लो चाहे। खैर, सब बकवास बात है। मतलब ये एक तरीका है, भाप से पहले 15 पौंड दबाव और 120 से 126 डिग्री तापमान पर 12 से 19 मिनट तक गर्म करो भोज्य पदार्थों को उबाल कर, तो वो खराब नहीं होंगे। फिर खराब तक नहीं होंगे जब तक दोबारा सूक्ष्मजीवों के संपर्क में नहीं आएंगे। फिर भी बचा कर रखने जरूरी है एयर टाइट जार में या ऐसी किसी में, ठीक है। पुस्तकों को कैसे बचाएंगे आप? देखो, सूर्य के प्रकाश में पुस्तकें, वस्त्र आदि सामान पर रखने पर इन वस्तुओं पर लगे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे अगर फफूंद लग गई है तुम्हारी किताब पर तो उसे धूप में रख दो। गर्म ऊन वस्त्रों को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए नेफ्थिलीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाएं जैसे गैमेक्सिन को उस स्थान पर डालने से वस्तुओं को कीट के संक्रमण से बचाया जा सकता है, ठीक है। कुछ और भी जानो, चलो। आचार में नमक डालते हैं, संरक्षक का कार्य करता है, ठीक है। इससे माध्यम में उत्पन्न एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। जैम इसे जीवाणु से बचाने के लिए क्या करते हैं? निश्चित समय तक पानी में खौलाते हैं और कुछ और तरीके का प्रयोग करते हैं। चीनी भी संरक्षक का प्रयोग करता है इसमें। और कुछ एक कंपाउंड है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, इनकी निश्चित मात्रा में लाई जाती है। सॉस चटनी में एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है। सॉस या चटनी में एसिटिक अम्ल परिरक्षक का कार्य करता है। दूषित जल एवं भोजन हमारे लिए हानिकारक है, पता है सबको, हाँ, ठीक है। रोगाणु तुम्हें पता ही किसे कहते हैं? ये देखो, सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति द्वारा फैलते हैं, संक्रमणीय रोग कहलाते हैं। ये भी पता ही है सब, ठीक है। ये तालिका दे रखी है, ये काम की है, खैर, पर ये मैंने पहले पढ़ा रखी है। इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो मैंने ना पढ़ाया हो। वाह बेटे वाह, वाह वाह, कुछ पढ़ भी पाऊंगा मैं? नहीं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी जरा इस पर पहुंचाता हूँ। यो और बताओ, इतने क्या हो रहा? सब काम बढ़िया चल रहा है? देखो भैया, पढ़ते रहो, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ना टाइम से पढ़ते रहियो। जॉब लग जाएगी तो बढ़िया रहेगा तुम्हारा सिस्टम, बाकी तो हो ये वही जो राम रच राखा। क्या है अगली लाइन? क्या है? क्यों कर तर्क बढ़ावे शाखा, ठीक है। तो होना तो वही है जो राम ने रच रखी है। फिर भी अपना डू योर विट और पढ़ते रहो। मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बातों में लगाए रखूँ।
क्योंकि मुझे एक फ़ोटो लाइन आया ज़रा यार। वैसे 1 मिनट का काम है, हो ही चुका। इतनी देर चुप बैठ जाओगे? चुप बैठ जाओगे इतनी देर? तो और अच्छी बात है। नहीं बैठ सकते हो तो मैं बोलता रहूँगा। क्या तो कोई कविता सुनाओ इतनी देर को, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। कौन सी कविता याद है मुझे? चलो छोड़ो, कविता छोड़ो तुम। ये देखो, ये आया, पर इसे यहाँ से दिखने का नहीं है बच्चों को, तो सो वी नीड टू डू दिस एंड कॉपी दिस। अरे यार, इतना स्लो चलेगा आज ही? कल को चल लेता, आज टाइम से काम करवा देता। कॉपी इमेज, कॉपी इमेज, और यहाँ हो गई पेस्ट। ओहो हो, ज़्यादा बड़ी हो गई, ज़्यादा बड़ी हो गई। चलो कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। अरे ये कहाँ हो गया? अब हो गया क्या? हाँ ये रहा। ठीक है, तो मैं इस इमेज के लिए तुम्हें बातों में लगा रहा था, और अब जब ये आ चुकी है तो इसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ तक ही पढ़ा दिया था तुम्हें। कुछ तो इसमें से वही एनसीईआरटी वाला है। 6 रोग कैसे होता है? जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। और खसरा विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा। चिकन पॉक्स वायरस द्वारा। पोलियो वायरस द्वारा। हैजा जीवाणु द्वारा। टाइफाइड जीवाणु द्वारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भैया। ठीक है, हेपेटाइटिस विषाणु द्वारा होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। डेंगू विषाणु द्वारा। चिकनगुनिया विषाणु द्वारा होता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु द्वारा। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ठीक है, जीवाणु विषाणु द्वारा होता है, या जीवाणु द्वारा भी हो जाता है, या कवक या परजीवी या स्पाइरोकीट्स द्वारा, इन सब के द्वारा होता है। किसी के द्वारा भी हो सकता है। ये मच्छर एवं पानी, हवा एवं खान पान की सामग्री से आ जाता है। प्रजनन इसका बच्चे कह सकते हैं इससे। प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी स्थान पर एकत्र न होने दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। धान के खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। नीम कोटेड यूरिया। पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें। ठीक है यार, ये बहुत खराब है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, क्योंकि ये विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, स्पाइरोकीट्स किसी के द्वारा भी हो सकता है। खतरनाक। चिकनगुनिया विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा, मच्छर से फैलता है। ये मच्छर से होने वाले रोग हैं। ये तीनों एक साथ दे रखे हैं, चारों। देखो, जापानी मस्तिष्क ज्वर भी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मच्छर से होते हैं। ठीक है, जल से कौन कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, और हैजा हो गया। ठीक है, या पोलियो हो गया, ये भी जल से हो सकता है। ठीक है, बस। और वायु से कौन से होते हैं? क्षय रोग या टीबी, खसरा, चिकन पॉक्स। ठीक है, इस तरीके से आपका कर सकते हैं। चलो, डेंगू तो आपको पता ही है, मलेरिया प्रोटोजोआ डेंगू विषाणु से होता है। डेंगू विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू रोग के विषाणु डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य में टाइगर मच्छर एंडीज इजिप्टी के काटने से पहुंचते हैं। टाइगर मच्छर वाहक वेक्टर का कार्य करता है। यह मच्छर दिन में काटता है, डेंगू का मच्छर। डेंगू रोग से व्यक्ति में तीव्र ज्वर, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होता है, शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं। कभी कभी तीव्र ज्वर के साथ साथ नाक या कान या मुख से रक्तस्राव भी होने लगता है। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए और कुशल चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। आराम करो, डेंगू हो गया तो। चिकनगुनिया भी टाइगर मच्छर एडीज इजिप्टी के काटने से विषाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। मच्छर एक ही है। यह रोग रोगी से टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति पर तीव्र ज्वर और जोड़ों में दर्द होता है। तो देखो, अगर तुम्हें तेज बुखार है, जोड़ों में दर्द है, तो तुम्हें चिकनगुनिया है। तेज बुखार है, आंखों के पीछे दर्द है, तो डेंगू है। ठीक है, इसे भी आराम करना चाहिए। कभी कभी जोड़ों में सूजन भी हो जाती है। ठीक है, ब्लड वगैरह आ रहा है तो डेंगू ही है। मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इस रोग का वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है। जब मादा एनीफिलीज मच्छर मलेरिया से व्यक्ति को काटती है तो जो रोगी व्यक्ति के रक्त के साथ प्लाज्मोडियम भी मच्छर के शरीर में आ जाता है। मच्छर के शरीर में आ जाता है। जब यह मच्छर सस्त को काटती है तो प्लाज्मोडियम को सस्त में पहुंचा देती है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को जूड़ी के साथ जाड़े के साथ बुखार आता है। आय हाय, जाड़ा देकर बुखार आ रहा है तो मलेरिया है। देखो, पौधों में सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग। इसे में तो मैं इससे ही पढ़ा दूंगा, मैं आपको चित्र ना ले रहा, बातों में लगाना पड़ा है। ये क्या है? गेहूं की गेरुई, ये कवक द्वारा होता है। ये काला गेहूं, ये मैंने पढ़ा रखा पहले ही। गेहूं का कंडुआ रोग, ये भी कवक द्वारा होता है। नींबू का कैंकर, नींबू का कैंकर, कहाँ नींबू का कैंकर? नींबू कैंकर कहाँ है यार? तुम 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसे भी दे रहा हूँ तुम्हें हाथों हाथ। ठीक है, इट विल बी मोर इजी
फॉर यू टू सी एंड अंडरस्टैंड पौधों में सूक्ष्म दीवार होने वाले प्रमुख रोग। ये ना मेरी नज़रों से बच ही गए, नहीं तो ऐसे तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि ये बचे जाते। पर आज कहेंगे बच्चे कि सर जी आज तो तुमने छुट्टी भी नहीं दी हमें और ये काम भी कर दिया। छुट्टी क्या नहीं दी, मतलब चाहे टी टाइम भी नहीं मिला हमें। कोई बात ना बेटा, और 5 मिनट की भी बात नहीं है, थोड़ा सा होने वाला है काम ख़त्म, ठीक है। तो परेशान मत हो आप, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने कर लिया कुछ, ठीक है, और यहाँ कर लिया पेस्ट, ठीक है। तो देखो ये रोग हैं और ये किसके द्वारा होते हैं, ये हैं गेहूं की गेरुई ये कवक द्वारा होती है, गेहूं का कंडुआ रोग कवक द्वारा होता है, नींबू का केंकर जीवाणु द्वारा होता है, आलू में वलय विलियन या रिंग रोट ऑफ पोटैटो ये जीवाणु द्वारा होता है, तंबाकू का मोजेक रोट विषाणु द्वारा होता है, लील कर्ल ऑफ कुकरबिट लौकी में ये विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। तो याद कर लेना, वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आदमी वाले याद जाए वही बड़ी बात है। ये मुझे नहीं लगता कि ये पूछेंगे ये वाले रोग, फिर भी अगर पूछते हैं तो मैं तो कह दूंगा मैंने पढ़ा है गेहूं की गेरुई कवक द्वारा, गेहूं में तो कवक द्वारा होता है, नींबू में जीवाणु द्वारा होता है, तंबाकू में विषाणु द्वारा, लौकी में भी विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। चलो ठीक है, संक्रमण के तरीके आपको पता ही है, मैंने पढ़ाई रखा है तो, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखो, 1 मिनट यार कैसा छोटा होगा, ठीक है। अनेक प्रकार से प्रवेश करते हैं, दूषित वायु, जल और रोग व्यक्ति के संपर्क से, इसलिए अपनी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा, मिट्टी द्वारा। मिट्टी द्वारा कैसा होता है, प्रोटोजोआ कई प्रजातियां मिट्टी में पाई जाती हैं, वहाँ उगने वाली सब्जियों के साथ मनुष्य तक पहुंचती हैं और संक्रमित कर देती हैं। बच्चों को गंदी मिट्टी में खेलने के दौरान सूक्ष्म के संक्रमण से फोड़ी फुंसी, पेट का केचुआ तथा पेनिक्रमी का संक्रमण होता है। ओके, फोड़े फुंसे हमारे इसलिए निकलेगा रह जाता है, अच्छा ठीक 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 है। और क्या है, हैजा कैसा होता है, हैजे से ग्रसित व्यक्ति के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति अजाने अनजाने में दूषित जल को पीता है व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संक्रामक रोग या छूत की बीमारी जैसा अभी चला था कोरोना वायरस, छूत की बीमारी था, चला था क्या, चल ही रहा है, ठीक है। ये तो पता ही दिया मैंने। रोगों से बचाव कैसे करना है ये जान लो अब। देखो, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापानी इन्फेलाइसिटिस एवं एक्यूट इन्फेलाइसिटिस सिंड्रोम बीमारी से बचने हेतु मच्छररोधी दवा का प्रयोग करना चाहिए। गड्ढे खेतों में नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए। शरीर को अधिक से अधिक ढककर रखना चाहिए। घर के आसपास गंदा पानी नहीं इकट्ठा होने दें, ठीक है। अच्छा, वैसे ये जो मुसलमान औरतें होती हैं ना, इन्हें नहीं होता होंगे ये रोग, पर एक घर में तो यार रहते ही होंगे। खाता हूँ गाड़ गया, शुद्ध जल का उपयोग करके क्या बच्चों वाली बात है। तथा रोगवाहक से बचाव, स्वच्छता के आदतों का पालन करके हम हैजा, अतिसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। ये गवर्नमेंट बुक्स हैं जिसमें ये आम अतिसार को आम अतिसार लिख रहा है हाँ, इनका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलो, इसमें और कुछ स्पेशल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण। टीकाकरण मैंने बता ही दिया था क्या होता है। टीकाकरण टीकाकरण होता है, देखो, निष्क्रिय वायरस ना, उसका एक निष्क्रिय वायरस तुम्हारे शरीर में डाल दिया जाता है तो शरीर क्या होता है, ट्रेंड हो जाता है कि भाई ठीक है वायरस ऐसा होता है, और अगर वायरस ऐसा होता है तो हमें बचने के लिए ये करना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रेन हो जाता है ना, उससे आदमी बच जाता है। इम्यून सिस्टम हमारा ना, तो इसलिए टीका लगना जरूरी है। इम्यून सिस्टम ट्रेंड हो जाता है हमारा उससे। खैर, अब ये टीकाकरण किस किस का उत्पन्न हुआ है ये चीज़ भी आप सीख लो। और इसे सीखने के लिए फिर दोबारा से मुझे करनी पड़ी कॉपी इमेज फोटो क्लिक करके ये आई। इसे 1 मिनट सही जगह लगाओ, पहले तो कहीं भी आ जाती है तो इसमें ही पढ़ लियो। चलो, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा जाए तो शरीर की कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाती हैं, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया था। किस किस का टीका लगता है, चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि का टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से टीके लगते हैं, देखो, जन्म के समय BCG का टीका लगता है, ठीक है। BCG का टीका मतलब टीबी। OPV का, हेम बी का जन्म के समय की खुराक है, जन्म के समय लग जाते हैं टीके। 6 सप्ताह में लगता है OPV 1 प्लस पेंटावेलेंट, ठीक है। ये तुम्हें याद करने लायक नहीं है चीज़ें, क्या याद करोगे इसे, ये तो रहने दो इसे तुम। खसरा की पहली खुराक 9 माह में लगती है। विटामिन A की पहली खुराक लगती है। JE या जापानी इंसेफ्लाइटिस की पहली खुराक भी 9 माह में लगती है।
16 से 24 माह में डीपीटी बूस्टर, ओपीटी बूस्टर, बूस्टर का मतलब है दोबारा लग रहे हैं टीके, ठीक है। मीजेल्स की दूसरी खुराक, जेई की दूसरी खुराक लगती है 16 से 24 माह में। 5 से 6 वर्ष में डीपीटी बूस्टर 2, 10 वर्ष में टीटी और पोलियो तो लगता ही है, ठीक है। एंटीबायोटिक इनोकुलेशन से संक्रमण की रोकथाम, पेनिसिलिन, स्टेट्रोमाइसिन आदि प्रतिजैविक दवाइयाँ रोकने का काम करती हैं। पादप रोग से बचाने के लिए कवकनाशी, जीवाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जंतुओं की भांति पेड़ पौधे विशेष प्रकार के जीवाणु, विषाणु, फफूंद आदि सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग से ग्रसित होते हैं। इसकी जानकारी 5.2 में दी गई है, मैंने पढ़ ली थी। सूक्ष्मजीव से होने वाले रोग की रोकथाम के लिए पौधों के बीजों को बुआई से पहले कवकनाशी, जीवाणुनाशी दवा से उपचारित करते हैं। इससे रोग मुक्त हो जाते हैं और असली अच्छी फसलें पैदा करते हैं। कुछ और भी जाने, और क्या जानना है? चलो और भी जनाओ। पादपों को रोग मुक्त रखने के लिए तरह तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। पेप्टिसाइड को इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड या फंजीसाइड्स में विभक्त किया गया है। पेस्टिसाइड कितने प्रकार के होते हैं? इंसेक्ट को भगाने के लिए इंसेक्टिसाइड, मतलब कीड़े मकोड़े। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड मतलब जो अवांछनीय पौधे होते हैं उन्हें भगाने के लिए। रोडेंटिसाइड, फंजीसाइड फंगस को भगाने के लिए, कवक को भगाने के लिए। डीडीटी, बीएचसी, मिथाइल पैराथायोन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन और क्लोरोडेन आदि रासायनिक कीटनाशक कहलाते हैं। कुछ रसायन खरपतवार को नष्ट करने काम में आते हैं, जैसे 2,4-D। कुछ पीड़क जंतु जैसे चूहे और टिड्डियों को मारते हैं, जैसे नार्ब्रोसाइड। कुछ फफूंदनाशी फंजीसाइड से फफूंद का नाश करते हैं, जैसे ओफेनोल या कैप्टोन। किंतु अधिक मात्रा में इनके नियंत्रण प्रयोग से समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ये विषैले पदार्थ हैं, अतः इनका उपयोग नियमित मात्रा से अधिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो भोजन में आ जाती हैं। और भैया हमारे घर में तो यही काम चला है, तुम्हारे घर का तो पता ना कि हमारे घर में तो गेहूँ भी तो पहले भैया धुल के फिर सूखेगा, फिर जाके आटा बनता। तो थोड़ा भैया ऐसा बच के रहो तो अच्छा है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी है। एड्स में होता क्या है, तुम्हारी जो इम्यूनिटी है ना वो डिफिशियंस हो जाती है। यह रोग HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो इससे कोई नहीं मरता है, पर इसके बाद जुकाम भी हो गया तो मर जाएगा, समझ गए। इस रोग का विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत रुधिर कोशिकाओं में मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोग से भी अपना बचाव नहीं कर पाता और एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स को रेड रूबन द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहते हैं। एड्स के लक्षण क्या है? भूख न लगना, वजन में कमी, ज्वर, त्वचा पर दर्द, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि, ठीक है। निमोनिया और त्वचा कैंसर ज़्यादा होता है इन्हें, क्योंकि धूप में निकलता होगा तो त्वचा कैंसर हो जाता होगा, निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है। एड्स के कारण रोकथाम, HIV नामक विषाणु के शरीर में पहुंचने से मनुष्य एड्स से पीड़ित हो जाता है। एड्स से खतरनाक जानलेवा लाइलाज बीमारी है, अभी तक इलाज नहीं हुआ है इसका। वो कहते तो ये हैं कि कोरोना वायरस जो ये एड्स के इलाज के लिए कुछ ऐसा बना रहे थे तो ये लीक हुआ है, अब राम जाने, ठीक है। धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और ठीक है। इनमें से मुख्य रूप से कैसे फैलता है? असुरक्षित यौन संबंध, सेक्स कर लिया बिना किसी प्रोटेक्शन यूज के, रक्तादान में संक्रमित व्यक्ति के रुधिर को स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा देना। रक्तादान मतलब तुमने किसी को ब्लड दिया था, उसे पहले से ही HIV था, या संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया रेजरबेड या इंजेक्शन के माध्यम से यह रोग फैलता है, ठीक है। संक्रमित माताओं से बच्चों में भी हो जाता है। क्या कैसे बच सकते हो आप? ये तो पूरा याद करना पड़ेगा क्या? ऐसा तो इतना इम्पोर्टेंट तो है यार, इम्पोर्टेंट तो है। इंजेक्शन लगाने से साफ क्या है? विसंक्रमित का क्या मतलब है भाई? विसंक्रमित, ओहो विसंक्रमित कर देना चाहिए उबाल लो उसे। अच्छा, नई सुई सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। रक्त की जांच होनी चाहिए। नस्ली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। रेजर ब्लेड का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। बचाव भी सुरक्षा है, नहीं फैलेगा। इससे किससे नहीं फैलेगा कि तुमने उसका टेलीफोन इस्तेमाल कर लिया, किताब कलम इस्तेमाल कर दी, हाथ में डालिया, छू लिया, साथ बैठी, आसपास खड़े हुए या कपड़े पहन लिए, कार्यालय में एक साथ काम कर लिया, खा पी लिया, प्लेट गिलास बर्तनों को मिलाकर, इससे नहीं फैलता है। खांसने छींकने हवा से नहीं फैलता है। क्या समझे बेटे? खांसने छींकने हवा से नहीं फैलता, ये कीट पतंगे काटने से नहीं फैलता है कि तुम्हारे मच्छर ने काटा उसके काट लिया तुम्हें उसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 1 दिसंबर को, ठीक है, याद रखना। बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ है और उसके बाद ही मनुष्य में रोग फैला है। एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है, जैसे RT-PCR से किसका पता लगाते हैं, या एंटीजन टेस्ट से कोरोना का, ऐसी एलिसा से इसका पता लगाते हैं। चलो खत्म हुआ। सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, हमारे लिए लाभदायक हानिकारक दोनों होते हैं। विषाणु द्वारा मनुष्य में चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया 5 समूह में बांटा गया है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। प्रोटोजोआ एंटमीबा, हिस्टोलिका से पेचिस, प्लाज्मेडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है, पता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। पेनिसिलिन नामक कवक से पेनिसिलियम
नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई एंटीबायोटिक बनाई जाती है। जैंथोमोनास नामक जीवाणु से नींबू में कैंकर रोग हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है टेस्ट। उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। चिल चिल। कितना टाइम हो गया आज, इतने ऐसे नाराज क्यों बैठे हो तुम? 1 घंटा हुआ यार। सूक्ष्मजीवी होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं हर जगह। टीबी रोग होता है, टीबी विषाणु द्वारा। ठीक है, नहीं जीवाणु द्वारा, सॉरी। टीबी तो जीवाणु द्वारा होता है ना, टीबी जीवाणु द्वारा तो होता है। हाँ, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु राजोबियम। कुकुरमुत्ता है कवक, कवक है ना कुकुरमुत्ता। हाँ, पेचिस रोग होता है एंटमीबा, एंटमीबा द्वारा। इससे तो होता है एंटमीबा द्वारा। पेचिस 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 पेचिस, कहाँ है पेचिस? एंटमीबा स्टोलिका। ठीक है। एक चीज़ और देख लो यार, ये टीबी से वायरस जो हो गया है, टीबी जीवाणु से होता है यार, मेरी जानकारी में तो। टीबी 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 कहानी दुनिया भाई, टीबी कहाँ है? क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है, बिल्कुल सही। मैं तुम्हें गलत नहीं पढ़ा रहा। तो बात ये है बेटा, अब तक तुम बने हुए हो ना साथ, तो तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, पहली बात तो शुभकामनाएं। ठीक है, अधिकतर आप लोग अब तक छोड़ के चले जाते हैं लोग। ठीक है, दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक करो, अभी करो। तीसरी बात, भैया ये कक्षाएं आपके सपनों को पाने में अगर मदद कर रही हैं तो हमारा सपने को पाने के लिए हमारा समर्थन करें। मतलब सीधी सी बात ये है, सब्सक्राइब कर लो भैया, इतना जोर दे के कह रहे हैं हम। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी इसमें। ठीक है, और अगला क्या है? अगली यूनिट 5 यूनिट हो गई, तो 6ठी यूनिट का टाइम है। 6ठी यूनिट हम लेकर आएंगे। इतने जो भैया जिसने पहली बार देख रहे हो क्लास, यहाँ पे आ रही होगी प्लेलिस्ट, अपना पूरी खोल के पढ़ लीजिए। पढ़ लें कह रही थी वैसे मैंने। और सब्सक्राइब करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।